स्थानीय पौने। स्थानीय पौने लोकल विंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसलिए इसे मैं एक अलग लेक्चर के रूप में, एक अलग वीडियो के रूप में आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। इसके पहले के जो भी पौने हैं, वायदाब की पेटियाँ हैं, उसका लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है और उम्मीद है कि आपने वो सब लेक्चर देख लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम स्थानीय पौनों को देखेंगे। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय पौनों की अगर हम बात करें तो स्थानीय पौने दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म हवाएं और एक ठंडी हवाएं। जो गर्म हवाएं होती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी प्रवृत्ति थोड़ी गर्म होती है, तो ये कुछ जगहों पर जैसे यूएसए, कनाडा वगैरह के क्षेत्रों में, यूरोप वगैरह के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ये गर्म हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पे पड़ रही ठंड और बर्फ को ये पिघलाने का काम करती हैं और काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक माहौल तैयार करती हैं। जबकि अरब वगैरह के क्षेत्र में ये जो गर्म हवाएं चलती हैं, ये धूल भरी आंधियों के रूप में और चिलचिलाती गर्मी के रूप में सामने आती हैं। इसी प्रकार से ठंडी हवाएं होती हैं। कुछ प्रमुख गर्म हवाओं के नाम आपने जैसे सुना होगा, पहले मैं कुछ जिक्र कर दूं, जैसे चिनूक। चिनूक जो गर्म हवा है वो उत्तरी अमेरिका के रॉकी के पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। ठीक है, मैं अभी मैप पर भी बताऊंगा। इसके पहले के मेरे सारे भूगोल के लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैंने उत्तरी अमेरिका कहा, रॉकी पर्वत कहा, पुराने लेक्चर्स देखे रहेंगे तो तुरंत आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं पहले एक बार थोड़ी समय में आपको पूरा फैक्ट बता दूं, फिर आपको मैप पर ले चलूंगा। तो चिनूक जो हवा है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर यूएसए और कनाडा में बहती है। इसी तरीके से फॉन जो है वो आल्पस पर्वत श्रेणी की घाटियों में बहती है। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह में भी फॉन का प्रभाव होता है। इसके बाद से सहारा और ये सब गर्म हवाएं हैं। जो चिनूक है ये गर्म हवाएं हैं, फॉन गर्म हवाएं हैं। तीसरा, सहारा और अरब मरुस्थल में सिमूम नाम से गर्म हवा चलती है। इसी तरीके से मिस्र के उत्तरी भाग में इसको खमसीन नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल में ये गर्म हवाएं हरमट्टन के नाम से जानी जाती हैं। जबकि इटली के क्षेत्र में, यानी उत्तरी अफ्रीका का जो सिसिली और दक्षिणी इटली है, सिसिली द्वीप इटली में पड़ता है, तो यहाँ पर सिराको नामक ये गर्म हवा पाई जाती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रिक फिल्डर नामक गर्म हवाएं चलती हैं। पश्चिमी अफ्रीका में बर्ग नामक गर्म हवा चलती है, जबकि गिनी तट पर बड़ी ही स्वास्थ्यवर्धक डॉक्टर विंड चलती है। इसके बाद से जापान में जो गर्म हवा है उसको यामो के नाम से जाना जाता है और सांता आना नामक गर्म हवा यूएसए के कैलिफोर्निया में चलती है। जोंडा जो है वो एंडीज के मैदानी भागों में पाई जाती है, यानी चलती है एंडीज के मैदानी भागों में। दक्षिणी अमेरिका, विशेष रूप से अर्जेंटीना में जोंडा नामक हवा चलती है। जबकि कोइम्बैंग नामक हवा जावा द्वीप में चलती है। जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। कौन सा? कोइम्बैंग। जबकि उत्तरी सूडान में हबूब नामक गर्म हवा चलती है। ये हबूब जो हवा है ये गर्म भी है और ठंडी भी हवा है, इसलिए दोनों में सम्मिलित है। इसी तरीके से ब्लैक रोलर जो है वो उत्तरी अमेरिकी मैदान की विशेषता है, जबकि नॉर्वेस्टर भारत और न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। ट्रेमेंटेन जो है या ट्रेमेंटोन जो है वो मध्य यूरोप में चलती है। ये कुछ प्रमुख गर्म हवाएं हैं जिनका जिक्र मैंने आपके सम्मुख किया। ठंडी हवाओं में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मिस्ट्रल है, जो कि फ्रांस और रोन घाटी में पाई जाने वाली चलने वाली ठंडी हवा है। बोरा जो है वो एड्रियाटिक सागर में है। अभी मैप पर मैं एड्रियाटिक सागर आपको बता दूंगा, यूरोप के पास की स्थिति है। इसके बाद से रूस और मध्य एशिया में बुरान नामक ठंडी हवा चलती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्दर्न नामक ठंडी हवाओं का प्रभाव पाया जाता है।
ब्लिजर्ड ठंडी हवा ध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान है, जबकि स्पेन में लेवेंटर नामक ठंडी हवा का प्रभाव है। फ्रांस में 22 नामक ठंडी हवा चलती है, जबकि पुर्गा जो है ये रूस के टुंड्रा प्रदेशों की विशेषता है। कौन सी हवा? पुर्गा ठंडी हवा रूस के टुंड्रा प्रदेशों की विशेषता है। पापागायो हवा मैक्सिको तट पर कोस्टारिका के क्षेत्र में पापागायो हवा पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में विली विली नामक ठंडी हवा चलती है, जबकि पेरू और चिली में टेरल नामक ठंडी हवाओं का प्रभाव होता है। इसके अलावा इक्वाडोर में नेवाडास नामक ठंडी हवा चलती है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये जो है कुछ प्रमुख ठंडी हवाओं का प्रभाव हुआ। स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत में जूरन नामक ठंडी हवा चलती है। ये सारी ठंडी हवाएं जो है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। ये गर्म हवाएं भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में देखिए सीधे सीधे मैचिंग प्रश्न आता है। सूची 1 और सूची 2 कर देगा, एक तरफ हवाएं दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा ये कहाँ पाई जाती है। दूसरा दे देगा प्रश्न का टाइप कि निम्नलिखित में कौन सी ठंडी हवा है। तीसरा दे देगा कोई हवा दे देगा और कह देगा कि ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे दे देगा कि विली विली ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब उत्तर लिख देगा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे कि विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। तो किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैंने आपके सामने बताया। अब इन हवाओं को मैप पर बताना ज़्यादा उचित है। जहाँ जहाँ जिन हवाओं का जो प्रॉपर्टी आएगी उसे मैं बस आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि यह स्थानीय पौने हैं क्या। तो देखिए किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के जो विपरीत चलने की ये विशेष प्रकार की जो विशेषता है उसी को स्थानीय हवाएं चलते हैं। यानी ये जो ग्लोबल लेवल की हवाएं हैं उनका पालन नहीं करती, ये अपनी एक विशेष स्थानीय महत्व को साथ रखती है। इन हवाओं का जो संबंध है वो ट्रोपोस्फेयर की निचली परतों तक ही सीमित रहता है, यानी सौरमंडल की निचली परतों तक ही ये हवाएं स्थानीय हवाएं दिखाई देती हैं। और ये स्थानीय हवाएं अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्टता लेकर आती है। वहाँ की विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण ही इनका विशेष नाम भी रखा गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं मैप पे। यहाँ मैं आपको मैप रख देता हूँ, वहाँ बताने में थोड़ी आसानी होगी। ये आपका मैप है, मैं यहाँ रख देता हूँ, टांग देता हूँ ताकि ये बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए पढ़ते समय, भूगोल पढ़ते समय मैप तो आपके पास होना ही चाहिए। आप पूरी तरीके से केवल और केवल ये ना सोचिए कि बस इन्होंने बोल दिया मैंने सुन लिया काम खत्म हो गया। ऐसा होगा नहीं और नहीं होता है। जब तक आप मैप की बारीकियों को नहीं समझे रहेंगे, मैप आपके पास नहीं होगा, तब तक आपको बड़ी दिक्कत होगी। ग्लोब पर लगातार आपको ये दिक्कत फेस करनी होगी बिना मैप रखे हुए। तो आइए सबसे पहले यहाँ चलते हैं। तो सबसे पहली जो हवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है चिनूक। ठीक, चिनूक। चिनूक हवा, ये चिनूक का देखिए, चिनूक शब्द जो है वो अमेरिकन शब्द है और इसका मतलब जो होता है वो है हिमभक्षी, यानी जो बर्फ को क्या करे, खा ले, स्नो ईटर। अब ये बर्फ को खा ले ऐसा क्यों है, हिमभक्षी हवा क्यों चिनूक को कहा जाता है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि यह उत्तरी अमेरिका के, ये देखिए उत्तरी अमेरिका और यहाँ रॉकी पर्वत, ठीक, ये रॉकी पर्वत का विस्तार है। ठीक, तो यह जो हवा है यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के, ध्यान रखिएगा, पूर्वी ढाल के सहारे, पूर्वी ढाल, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। पर्वत की बात करें तो पर्वतों की विशेषता होती है, ये मान लीजिए आपका पर्वत है। ठीक,
तो ये क्या है, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। ठीक, दिशा आपको पता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इसके सहारे ठीक नीचे उतरती है, नीचे देखिए हवाएं जब ऊपर चढ़ती है यहाँ तो अपने साथ बारिश लेके जाती है, ठंड का माहौल क्रिएट करती है, लेकिन ऊपर आते आते सारा बारिश समाप्त कर देती है, शुष्कता आ जाती है, तब इनमें गर्मी आ जाती है। तो ये जो चिनूक है ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, ठीक है, कहाँ, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, यानी पूर्वी ढालों के सहारे दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के बीच में दक्षिण पश्चिम पवन के रूप में प्रवाहित होती है। यहाँ फिर समझिए दो नाम आया, एक कोलोराडो, ठीक है, ध्यान में रखिए, कोलोराडो या कोलोराडो भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो कनाडा में है। कोलोराडो कहाँ है, ये यूएसए में है। दक्षिण पश्चिम पवन कहा जाता है इन्हें, ठीक है, पवनों के चलने की दिशा से उनका नाम है। क्योंकि ये जो चली है यहाँ पे देखिए ऐसे पवन चली है, ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम इसका नाम हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, तो ये जो है कोलोराडो वाला स्थिति, और यहाँ पे जो उत्तर में ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा है और ये यूएसए है, ये ब्रिटिश कोलंबिया। ये पूछ देता है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ। कोलोराडो दे देगा कि ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, यहाँ से यही दे देगा तो कनाडा में है, ठीक है, कोलोराडो यूएसए में। तो यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया और कोलोराडो के सहारे यानी इन क्षेत्रों में ये बहती हैं। तो आसान भाषा में अगर हम चिनूक की बात करें कि चिनूक, तो हम कहेंगे कि यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे बहने वाली एक गर्म हवा है। क्लियर है? चिनूक फिर से मैं दोहरा दूं कि यह उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे बहने वाली एक गर्म हवा है। देखिए जब ये हवा चलती है वसंत काल में तो इनकी गर्मी से तापमान जो है यकायक से बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो ठंड, चूंकि ये सब ठंड वाला इलाका है तो यहाँ पे जो बर्फ जमी रहती है वो पिघलने लगती है, और पिघलने से वहाँ पर उस पूरे के पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे घास उगाते हैं, और जब ये घास उगाते हैं तो ये वहाँ पे चरवाहों के लिए बड़ा ही अच्छा प्लेस हो जाता है और पशुपालकों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। इसके आगमन से जो चारागाह है वो क्या हो जाते हैं, बर्फ मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे स्नो ईटर या हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि चिनूक के बारे में आप जान गए। चिनूक दिमाग में बैठा लीजिए कि किस दिशा यानी कहाँ चलने वाली हवा है। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली एक गर्म हवा है। ये जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव दिखाती है वो कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया और यूएसए के कोलोराडो क्षेत्र में इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। इसके प्रभाव से चारागाह जो है वो बर्फ मुक्त हो जाते हैं। ये बर्फ को बसंत ऋतु में पिघलाने का काम करती है। यही कारण है कि इसे स्नो ईटर या हिमभक्षी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी ये पशुपालकों के लिए या कृषकों के लिए अच्छी हवा मानी जाती है। तो पहला चिनूक हुआ जिसे मैंने आपको बताया। अब हम दूसरा देखते हैं फॉन। फॉन जो हवा है, फॉन जैसा कि मैंने बताया कि ये भी जो है गर्म हवा है और आल्पस पर्वत श्रेणी के घाटियों में ये बहती है। उत्तरी आल्पस पर्वत की घाटियों में गर्म और अत्यधिक शुष्क पवन जो किसी पर्वत श्रेणी को पार करके ढालों के सहारे नीचे उतरती है उसको फॉन कहते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव मैंने आपको बताया है कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके भी आने से, क्योंकि यूरोप का माहौल है, यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसके भी आने से बर्फ पिघलती है और मौसम जो है वो सुहावना हो जाता है। इसके प्रभाव से यहाँ पर अंगूर की खेती होती है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ये बहती है।
आल्प्स पर्वत। यहाँ पे देखिए, जब आप यूरोप के मानचित्र को लेके आप बैठे होंगे, ठीक है, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। ये देखिए आपका है जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑस्ट्रिया, ये स्विट्जरलैंड और ये देख रहे हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा अभी मैंने ब्लैक किया, ये है जर्मनी। जर्मनी के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा और दक्षिण और पूर्व में आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा। आप अपने मैप पर भी देख लीजिएगा। तो ये जर्मनी और जर्मनी के दक्षिण में आपको स्विट्जरलैंड और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रिया दिखाई देगा। तो इन क्षेत्रों में फान हवा का प्रभाव रहता है। ये है आल्प्स पर्वत श्रेणी। यहाँ पे उत्तरी आल्प्स पर्वत, ये पूरा का पूरा आल्प्स पर्वत श्रेणी का इलाका है, फ्रांस से लेके और ये आगे तक ये पूरा फैला हुआ है। तो उत्तरी आल्प्स पर्वत श्रेणी ये ढालों के सहारे नीचे उतरने वाली एक गर्म हवा है। इस हवा के प्रभाव से यहाँ का क्षेत्र जो है वो बर्फ मुक्त होता है और बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक माहौल तैयार हो जाता है। यहाँ पर फान के प्रभाव के कारण से किसकी खेती होती है? अंगूर की खेती होती है। ये अंगूर नीचे इटली में भी खेती की जाती है, तो अंगूर की खेती होती है। तो उम्मीद है कि फान को भी आप समझ पाए होंगे। फान का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। क्लियर? चलिए, तीसरे प्रकार की जो हवा है वो हम सिराको को देखते हैं। तो सिराको जो है सहारा मरुस्थल के, ये है सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका, देख रहे हैं, ये पश्चिमी सहारा, ठीक, तो सहारा में ये उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली ये हवाएं है। तो सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, इसके अलावा सिसिली और दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र नमी लिए रहती है, लेकिन शुष्कता और उष्णता भी इन हवाओं में होती है। ये जो हवाएं होती हैं दक्षिण पूर्वी हवाएं, इनको क्या कहते हैं? सिराको के नाम से जाना जाता है। अलग अलग अफ्रीका में, इटली में, सब जगह इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सिराको के बारे में फिर मैं आपको दोहरा दूं कि ये जो है यहाँ से सहारा से उत्तरी, ये देखिए यहाँ पे, ये सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया से बढ़ते हुए इटली वगैरह तक, ये सिसिली द्वीप तक जाती हैं। ये जो चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी हवा। इन हवाओं को, ठीक, ध्यान में रखिएगा, इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इन हवाओं को सिराको के नाम से जाना जाता है। एक और बात मैं बता दूं कि मिस्र में इसको खमसीन कहते हैं। ये जो मिस्र है, यहाँ देख रहे हैं, इन हवाओं का बड़ा व्यापक प्रभाव होता है, पूरा का पूरा व्यापक प्रभाव। इन हवाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये जो मिस्र है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैप आप अपने साथ रखिए, खमसिन, यहाँ मैं मैप से बता रहा हूँ, मैप अपने साथ भी रखिए। तो मिस्र में इन हवाओं को देखिए, गर्म हवाएं हैं, मिस्र में इन हवाओं को खमसिन कहते हैं। लीबिया में गिबली के नाम से जाना जाता है। गिबली, इसके बगल में लीबिया है, यानी मिस्र के पश्चिम दिशा में लीबिया, गिबली, ठीक। तो ये जो सिराको हवा है विभिन्न जगह पे विभिन्न नामों से जानी जाती है। मिस्र में खमसीन नाम से, लीबिया में गिबली नाम से, ट्यूनेशिया में इसको चिली नाम से जाना जाता है, ठीक। कहाँ पे? ट्यूनेशिया में। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। ये है भूमध्य सागर, देख रहे हैं, और भूमध्य सागर के उत्तर दिशा में आपको इटली मिलेगा और दक्षिण दिशा में यहाँ पे आपको ट्यूनीशिया मिलेगा, ठीक। ये देखिए ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में इसको क्या कहते हैं? चिली के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिए, चिली एक अलग देश है, दक्षिण अमेरिका का वो अलग। तो तीन चीजें कि ये जो पवन है जो कि सिराको के नाम से जानी जाती है, उत्तरी अफ्रीका, सहारा से होते हुए उत्तरी अफ्रीका से होते हुए और कहाँ बहती है? सिसिली द्वीप, इटली तक बहती है। ये मिस्र में खमसीन के नाम से जानी जाती है, लीबिया में गिबली के नाम से जानी जाती है और ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जानी जाती है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे। ये जो सिराको हवाएं हैं, इन हवाओं में लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं, देखिए ये भूमध्य सागर है,
ठीक है, जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो यहाँ पे तो ये चली शुष्कतापूर्ण चली, देख रहे हैं, ये तो उत्तरी अफ्रीका में शुष्कतापूर्ण चली, यहाँ से शुष्कतापूर्ण चली, शुष्क है तो रेत वगैरह भाई जब हवा चलेगी वो अपने भाई, ये बात मैं बता चुका हूँ कि गर्म हवा जो है ठंडी हवाओं को खींचती है। जब नमी युक्त हवाएं नहीं मिलेंगी, शुष्क हवाएं जो है नमी नहीं मिलेंगी, तो जो मिलेगा उसी को उड़ा ले जाती है। तो ये रेत वगैरह यहाँ पे मिलता है, वनस्पति इलाका है तो रेत ही अपने साथ उड़ा कर ले गई है। लेकिन जब ये भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो वहां से कुछ नमी ले लेती हैं और दक्षिणी इटली में वर्षा करती हैं। ये जो है ना दक्षिणी इटली में कभी कभी यहाँ क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ध्यान रखिए, इस वर्षा में लाल रेत जो है वो नीचे आती है। जब ये लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड रेनिंग हो रही हो, जैसे लाल ऊपर से लाल रंग की बारिश हो रही हो। ठीक, यही कारण है कि अगर प्रश्न पूछे कि लाल वर्षा या रुधिर वर्षा, ठीक है, ब्लड रेन किस क्षेत्र की विशेषता है, तो आप कहेंगे इटली की विशेषता है, मुख्य रूप से दक्षिणी इटली की। दक्षिणी इटली यहाँ पे क्या है, ब्लड रेन, रुधिर वर्षा। ठीक है, याद रहेगा आपको। इटली में इन हवाओं को सिराको नाम से जाना जाता है। इटली में इन हवाओं को क्या कहते हैं, ये इटली है सिराको। तो अब आप समझ गए, ये जो सिराको हवा है ये आई कहां से है, शुष्कतापूर्ण हवाएं हैं। मैंने अभी कहा था शुरू में ही कि शुष्क हवाएं हैं जो कि भूमंडल, ये भूमध्य सागर से जो है वो भूमध्य सागर से नमी लेकर फिर आर्द्रतापूर्ण हो जाती है, इटली के दक्षिणी भाग पर बारिश करती है। क्योंकि ये हवाएं जो है उत्तरी अफ्रीका से लाल कण लेकर अपने साथ आई रहती हैं, छोटे छोटे बालू के कण, इसलिए जब यहाँ वर्षा इटली में करती है तो ये बालू के कण नीचे बैठने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे रुधिर वर्षा हो रही हो। इन हवाओं को इटली में सिराको के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये हवाएं जो है प्रायः हर मौसम में चलती हैं, लेकिन बसंत काल में भूमध्य सागर पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायुदाब की पेटियों के कारण से ये सब चीजें होती हैं। तो भूमध्य सागर पर बसंत ऋतु में चक्रवात क्या हो जाते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये जो सिराको हवाएं हैं, इनके आगमन से इटली में, स्पेन में, यहाँ पर अंगूर और जैतून की फसलों को देखिए अपने साथ क्या लेके आई है, छोटे छोटे कण लेके आई है, रुधिर वर्षा करती है, तो उन फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, अपार क्षति होती है और उनके फूल जो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिराको जो हवा है ये अंगूर और जैतून की फसल को इटली और स्पेन, इटली के जस्ट पास बगल में आपको यहाँ पे स्पेन दिखेगा, ये इटली, भाई यहाँ पे अगर है भूमध्य सागर से चली तो स्पेन पर भी तो प्रभाव दिखाएंगी। तो स्पेन, इटली में जो अंगूर और जैतून की खेती है उन पर नकारात्मक प्रभाव दिखाती है, क्योंकि इनके फूल जो है इन छोटे छोटे कणों के, बालू के कणों के कारण क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ देखिए ये सारी की सारी चीजें। अब मैं बता दूं कि ये जो अरब के रेगिस्तान है, ठीक, ये पूरे के पूरे अरब के रेगिस्तान में जो हवाएं चलती हैं उनको सिमूम के नाम से जानते हैं। ठीक, मैंने आपको चिनूक बता दिया, चिनूक के बाद से मैंने आपको फान बताया, फान के बाद से मैंने आपको सिराको बताया, इटली में इसे सिराको कहते हैं। इस तरीके से मिस्र में इसको खमसीन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, ट्यूनीशिया में इसको चिली कहते हैं। इन्हीं हवाओं का ये विस्तार है अरब सागर में, कोई अलग से नहीं, क्योंकि सब गर्म हवाएं हैं। भाई हवाओं का नामकरण तो हमने किया है ना, प्रकृति तो इसको एक रूप में ही लेके चलती है, देश और परिस्थितियों के अनुसार हमने इसको अलग अलग नाम दे दिया है। सब गर्म हवाएं हैं। अरब सागर में जो ये गर्म हवाएं चलती है इसको सिमूम कहते हैं। क्या? सिमूम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अरब सागर कह रहा हूं, अरब के रेगिस्तान में, ठीक, ये जो है अरब के रेगिस्तान में ये जो हवाएं चलती हैं इनको क्या नाम से जाना जाता है, सिमूम नाम से जाना जाता है। ठीक,
सऊदी अरब, ठीक, यहाँ पे जॉर्डन, हल्का सा इराक का हिस्सा, ये सब। तो अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? सिमूम नाम से। उत्तरी अफ्रीका में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? आइडियलिस्टिक रूप से सिराको के नाम से, लेकिन विभिन्न जगह पर विभिन्न नामों से। मिस्र में अलग नाम है, बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठे ये चीज़ें, और आप ऐसे ही पढ़िए, एक चीज़ को 20 बार दोहराइए, देखिए न याद हो तो कहिएगा। मिस्र में अलग नाम से, नाम नहीं ले रहा हूँ, अब आप देखिए। ट्यूनीशिया में अलग नाम से, इस तरीके से लीबिया में अलग नाम से, इटली में अलग नाम से। ये सभी जो है गर्म हवाएं हैं, इटली में जाकर ये आर्द्रतापूर्ण हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से ये समझ गए होंगे। सिमूम बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं हैं, अरब के रेगिस्तान से उठती हैं, चलती हैं, रेगिस्तानी हवा है, तो ये बहुत गर्म होती है। गर्म होती है मतलब आसान भाषा में कहें तो शुष्कता होती है, और बड़ी तेजी से चलती है। अब तेजी से चलती है, पानी तो है नहीं, तो अपने साथ पूरा रेत तो तेजी से लेकर आती है, तो तूफानी प्रवृत्ति होती है, रेत की आंधियां उड़ जाती हैं अरब के क्षेत्र में, अरब मरुस्थल में पूरी की पूरी रेत की आंधियों वाली सिमूम जो है हवाएं हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगली हवा हम देख रहे हैं हरमट्टन, ठीक। हरमट्टन शुरू में मैंने इसका जिक्र कर दिया था। हरमट्टन जो हवा है ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली एक गर्म हवा है, ठीक। सहारा मरुस्थल यानी ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी अफ्रीका, ये है सहारा मरुस्थल, पश्चिमी अफ्रीका। तो पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सहारा में गर्म और अति शुष्क भूमि में, ये धूलिमय, यानी जाहिर सी बात है रेगिस्तानी इलाका है, तो धूल भरी ये जो चलने वाली प्रचंड पवने हैं, ठीक, ये क्या उत्तर पूर्वी पवने हैं, ये क्या कहलाती हैं? हरमट्टन कहलाती है। हरमट्टन क्या है? उत्तर पूर्वी पवने है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये उत्तर पूर्वी, ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? ईस्ट, ऐसे, ये वाला क्षेत्र है, इस दिशा में ऐसे चलती हैं। उत्तर पूर्वी हरमट्टन क्या है? उत्तर पूर्वी पवने, इसको दिमाग में रखिएगा। तो उत्तर पूर्वी ये है, ये पवने जो है ये इतनी गर्म और शुष्क होती हैं कि कभी कभी तो ये वृक्षों के तनों में भी दरारें पैदा कर जाती है, इतनी गर्म और शुष्क होती हैं। लेकिन ये जो पवने हैं ये गिनी के तट पर जब पहुंचती हैं तो वहां पर अपनी नम उष्मा से लोगों को आराम देती है, स्वास्थ्यवर्धक ये माहौल तैयार हो जाता है। यही कारण है कि हरमट्टन को गिनी तट पर डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आती है गिनी पॉइंट, ये है डॉक्टर विंड। दरअसल ये पौने उत्तर पूर्व से चलती हैं, ठीक। यहाँ से सब समुद्र समीर का प्रभाव है। समुद्री समीर के कारण, यहाँ देख रहे हैं समुद्री समीर के कारण ये जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा अपने साथ, गर्म हवा की प्रॉपर्टी देखिए, गर्म हवाएं चाहती हैं कि उनको जो है ठंडी हवाएं मिले। ठंडी हवाएं यानी ठंडी हवाएं अपने साथ ठंडा पानी लेके आएंगी, तो गर्मी कौन चाहेगा? ये भी नहीं चाहेंगी, तो ठंडी हवाओं को आकर्षित करना। अगर ठंडी हवाएं इनको न मिले तो क्या करेगी? जो भी रेत होता है उसी को उड़ा के ले जाएंगी। तो ये हवाएं जब यहाँ गिनी तट पर एकदम कोने पर पहुंचती है तो आसपास की समुद्री हवाएं, ठंडी हवाएं तेजी से इस तरफ चल पड़ती हैं, जिसके कारण से ये गर्म हवा, जैसे देखिए खूब ठंड पड़े वो भी बेकार है, खूब गर्मी पड़े वो भी बेकार है। तो ये समुद्र की जो ठंडी हवा है इस गर्म हवा से मिलती है और एक खुशनुमा माहौल, खुशनुमा ये प्लेस तैयार कर देती है। यही कारण है कि गिनी तट पर इस हरमट्टन नामक गर्म हवा को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर, समझ गए? उत्तर पूर्वी ये हवाएं हैं जो कि विशेष रूप से पश्चिमी सहारा यानी पश्चिमी अफ्रीका या सहारा के रेगिस्तान में चलती है। उम्मीद है ये रही बातें डॉक्टर विंड की। डॉक्टर विंड या हरमट्टन जैसी जो हवाएं होती हैं, ठीक, हरमट्टन जैसा कि मैंने बताया उष्ण और शुष्क हवा है, तो हरमट्टन जैसी उष्ण और शुष्क हवा
ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इस हवा को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर, ठीक, ब्रिक फील्डर, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हरमट्टन हवा को, ये गर्म और शुष्क हवा है, इसको जो है विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका बहुत अधिक तापमान होता है, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। ऐसी ही गर्म और शुष्क प्रचंड हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, सब गर्म और शुष्क हवाएं हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हरमट्टन सरीखी हवा को ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में इसको शामल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसको देख पाएंगे। मेसोपोटामिया, इराक, ठीक, यहाँ पे शामल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इराक और ये फारस की खाड़ी में शामल के नाम से। जबकि न्यूजीलैंड में इन हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ये है यहाँ पे न्यूजीलैंड, इन हवाओं को नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। शुरू में भी ये सब मैंने बताया है। तो हरमट्टन सरीखी हवाएं जो होती हैं उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये उत्तर पूर्वी हवाएं हैं और पश्चिमी अफ्रीका में ये हवा विशेष रूप से चलती है। गिनी के तट पर समुद्र से नमी अवशोषित करके ये हवाएं वहां पर स्वास्थ्यवर्धक माहौल तैयार कर देती हैं, जिसके कारण से इसे गिनी तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ये हवाएं ब्रिक फील्डर के नाम से जानी जाती हैं। अमेरिका में इन्हें ब्लैक रोलर कहा जाता है, जबकि मेसोपोटामिया यानी इराक और फारस की खाड़ी में ये शामल और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से ये हवाएं जानी जाती हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपको हरमट्टन हवा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो लगभग गर्म हवाएं जितनी भी हैं परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी मैंने चर्चा कर दी। अब वगैरह लू वगैरह है बीच बीच में, उनकी भी चर्चा मैं कर दूंगा। आइए एक ठंडी हवा को देखते हैं जो कि है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल हवा जो है वो उत्तर पश्चिमी पवन है जो कि ये फ्रांस से में बहती है और भूमध्य सागर की ओर बहती है। ठीक है, ये फ्रांस आप देख सकते हैं भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल हवा उत्तर पश्चिमी, फिर मैं यहाँ पे डिनोट कर दूं, ये है उत्तर और ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। यहां से बहती है उत्तर और पश्चिम, ये देख रहे हैं फ्रांस से भूमध्य सागर। देखिए ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है मैचिंग में, इसलिए जैसे चिनूक मैंने बताया, चिनूक की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम। फान चिनूक की तरह ही है, ये भी दक्षिण पश्चिम में है। फिर सिराको, सिराको मैंने बताया दक्षिण पूर्व। ठीक, इसको नोट भी कर सकते हैं, सिराको दक्षिण पूर्वी हवा है। फिर हरमट्टन उत्तर पूर्वी हवा है, एक साइड में आप हवा लिख सकते हैं, दूसरे साइड में हवा की दिशा लिख सकते हैं। मिस्ट्रल उत्तर पूर्वी हवा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस्ट्रल हवा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ चलती है? फ्रांस और रोन घाटी में चलती है। ये भूमध्य सागर की तरफ आती है। ये हवाएं उत्तर पश्चिम हवाएं हैं। ठीक है, ठंडी हवा है, निश्चित रूप से इसको समझ पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ आपको समझाना नहीं है, क्योंकि जो मुख्य हवाएं जितनी भी थी वो सभी मुख्य हवाओं का जिक्र मैंने आपको यहाँ कर दिया है। इसके बाद से हम बोरा की बात करें तो मध्य यूरोप में ये हवाएं जो हैं वो उत्तर पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर चलती हैं। अति शुष्क ये हवाएं होती हैं जिनको जो है बोरा के नाम से जाना जाता है। मध्य यूरोप से चलती हैं ध्रुवों से, तो ये सब ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, बोरा जो है मध्य यूरोप। यहाँ जब आप इसको देखेंगे, यहाँ देखिए ये है एड्रियाटिक सागर, ये इटली के, ठीक है, इटली के ठीक
उत्तर पूरब में देखिएगा, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये एड्रियाटिक सागर, इसके ऊपर आपको अन्य छोटे छोटे देश नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो इटली के उत्तर पूरब में जस्ट आपको यहाँ दिखेगा एड्रियाटिक सागर। तो ये जो हवा है ये बोरा है मध्य यूरोप में उत्तर पूर्व पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर प्रचंड रूप से प्रवाहित होती है। तो बोरा के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। अति शुष्क पवन होती है। क्यों शुष्क पवन होती है? क्योंकि वहां पर ये पानी नहीं है, इनमें बारिश नहीं कर पाती। इसके बाद से अगर हम बात करें विली विली के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी आप समझ पाए होंगे, ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो ये वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के समीप उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफान जो है उसको विली के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा निश्चित रूप से। देखिए विली किस प्रकार की हवा है? ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं हैं। इसके बाद से हम बात करें लू, तो लू भारतीय उपमहाद्वीप में ये गर्मी के दिनों में चलने वाली ये जो हवाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा तापक्रम लेकर आती हैं। लगभग अप्रैल मई के महीने में ये हवाएं चलती हैं और बड़ी ही शुष्क हवाएं हैं। पानी के अभाव में ये गर्म बालू या जो वहाँ पे ये जो भी छोटे छोटे कण है मिट्टी के वही बहा कर ले जाती है और इस तरीके से लू जो है ये प्रचंड गर्मी का द्योतक है, सूचक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली हवा है, ठीक है। लगभग कब? अप्रैल लास्ट, इसको मई या जून के पहले सप्ताह में मान सकते हैं। इसके बाद से ढेर सारी और हवाएं मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जोंडा मैंने बताया, ये अर्जेंटीना में ये चलती है जोंडा जो है ये गर्म शुष्क पवन है। शुरू में मैंने जिक्र किया होगा हवाओं का, बाकी इसका PDF भी मिलेगा। तो ये सारी हवाएं जो महत्वपूर्ण हवाएं थी उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर दिया। पुर्गा जरा बता दीजिए कहाँ की हवाएं हैं? तो पुर्गा मैंने बताया था ना, टुंड्रा प्रदेश में, जो साइबेरिया, अलास्का वगैरह टुंड्रा प्रदेश में ये जो है उत्तरी ध्रुव में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पुर्गा कहा जाता है। ब्लिजार्ड की अगर बात करें तो ब्लिजार्ड पर भी मैंने आपको जिक्र किया था। ध्रुवीय क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? ब्लिजार्ड के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें रही। ब्लिजार्ड उत्तरी ध्रुव आप समझ सकते हैं। साइबेरिया में इनको नॉर्दर्न नाम से भी जाना जाता है, नॉर्दर्न, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में इनको नॉर्दर्न नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारी की सारी हवाएं आपको, एक आंधी बगुला, ठीक है, डस्ट डेविल नामक एक हवा है, ये उपोष्ण और ये उष्ण कटिबंधों के बीच में चलती है। ये भी हवा जो है नाम से ही स्पष्ट है, आंधी बगुला, डस्ट डेविल, यानी अपने साथ ये क्या बहा कर ले आती है? रेत वगैरह ये लेकर आती है और बवंडर पूरा का पूरा एकदम पूरा बवंडर बना देती है। भारत में इस तरह की हवाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बवंडर समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चक्रवातों की स्थिति। तो ये पूरा, लेकिन ध्यान नहीं, इनमें नमी नहीं होती, तो धूल वगैरह को ही क्या होती है? उड़ा ले जाती है बवंडर बनाकर। तो इस तरीके से इन हवाओं को आंधी बगुला हवा कहते हैं। भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में आंधी बगुला हवाओं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग जितनी भी ये गर्म और ठंडी हवाएं हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके बारे में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका नोट्स आपके लिए ज़रूरी है, अपना नोट्स बना भी सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सब बातें रहीं। एक हवा आती है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह के बारे में मैं आपको भारतीय मानसून में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि जो ट्रोपोस्फीयर है, जो ट्रोपोस्फीयर में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली जो पवन है उसको जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इनकी जो गति होती है वो 1500 से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है और जेट हवाएं जो है वो प्रायः उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं, लेकिन इनका प्रभाव 60 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में भी दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा
दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध को ध्यान दीजिए, मैंने बोला उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक, जब मैं भारत बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देख रहे हैं, ये मैप यहां बना है, तो ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। ये यहां से देखिए दक्षिण पश्चिम से, और ये इधर उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यही तो भारतीय मानसून भी है ना, यानी जेट प्रवाह जो है ये भारत में मानसून लेकर आती है। इसीलिए मैंने कहा कि जेट प्रवाह की पूरी जानकारी मैं आपको भारत का मानसून, भारत का जलवायु पढ़ाऊंगा तो उसमें दूंगा। लेकिन यहाँ जान लीजिए कि जेट प्रवाह जो है ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये होती है इनकी दिशा, जिनको ध्रुवीय जेट वायु धाराओं के नाम से जाना जाता है। ये जो है भारत में ये मानसून, जेट प्रवाह जो है मानसून लाने का एक कारण भी बनती है। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जेट प्रवाह उत्तरदायी है। यदि कथन कारक या कूट या कहीं भी दे दे तो आप सही लिए लगाइएगा कि जेट प्रवाह जो है भारतीय मानसून की ये उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ ये सब बातें रही। जेट प्रवाह के बारे में मैं बताऊंगा। जेट स्ट्रीम यह जो है निम्न कटिबंधीय सूचकांक के अंतर्गत आता है, लो जोनल इंडेक्स के अंतर्गत आता है। यानी गर्मी जब पड़ेगी, यानी आसान भाषा में हम कहें कि जब गर्मी पड़ेगी, तो जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो जेट प्रवाह सक्रिय होती है, हवाएं गर्म होकर, भाई भारत में मानसून कब आता है, ठंड के बाद कि गर्मी के बाद? आप ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे गर्मी के बाद। तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, तो बड़ी तीव्र गति से ये हवाएं चल पड़ती हैं, जो कि जेट प्रवाह है। इसी को मैंने आपको बताया कि निम्न कटिबंधीय सूचकांक यानी लो जोनल इंडेक्स में जेट प्रवाहों की अवस्था होती है। जेट स्ट्रीम के कारण उस समय चक्रवात और प्रति चक्रवात लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। यानी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ सी आ जाती है, और कभी इतनी बारिश भी नहीं होती कि मतलब स्थिति ठीक हो, यानी सूखा पड़ जाता है। इसका जो प्रभाव है, यानी इन जेट प्रवाहों का जो प्रभाव है, ये विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पेरू के तट से चलने वाली जो हवाएं हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, एल नीनो हवा, एल नीनो का क्या इफेक्ट जेट प्रवाह पे होता है, इसका भी डिस्कस मैं भारतीय मानसून में करूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन द्वारा हमें सूचित करें कि क्या हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं या फिर कुछ और भी आपको इसमें ज़रूरत है। हाँ, मेरी ओर से सुझाव रहता है कि पढ़ते समय मैप अपने पास रखें। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैप रखिए। मैप नहीं रखेंगे तो हवा में, जैसे मान लीजिए आप कभी अमेरिका नहीं गए और मैं आपको बोलूँ कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इस तरह के माहौल है, ऐसी हवा चलती है, वहाँ पे लोग ऐसे, तो आप हवा ही नहीं समझ पाएंगे। गए तो कभी है नहीं, जब जहाँ गए रहेंगे वहाँ की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके आंखों के सामने जो है वो मैप रहेगा तो यहाँ पे जो मैंने बताया उसको बेहतर समझ पाएंगे। बाकी पूरे वायुदाब और ये पवनों वाले चैप्टर में मैंने दो ही कॉन्सेप्ट बताया, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब समझ जाएंगे तो कभी कोई कॉन्सेप्ट आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक, ठंड माहौल उच्च वायुदाब, गर्म माहौल निम्न वायुदाब। हवाएं प्रायः ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ती हैं। विभिन्न कारकों का प्रभाव होता है, केवल तापमान ही नहीं बल्कि पृथ्वी की गति और वायु का नीचे बैठना यानी वायु के अवतलन का भी इन पर प्रभाव होता है। तो इस तरीके से ये सारा लेक्चर रहा। उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर को अपने यार मित्रों तक भी पहुंचा रहे होंगे ताकि ये बिल्कुल निःशुल्क लेक्चर उन तक पहुंचे। एक और मैं जानकारी दे दूं कि निकट भविष्य में हमारे लेक्चर्स जो है वो पेड हो सकते हैं। ठीक है, निकट भविष्य में पेड हो सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास मैं जरूर दिलाऊंगा आपको कि जब तक अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये जो बैच है, इस बैच के में ये जो लेक्चर्स हैं वो पेड नहीं होंगे। यानी जब तक ये वाला बैच मैं समाप्त न कर दूँ, लगभग 150-200
लेक्चर तक, तब तक पेड नहीं होगा। बस मामूली सा 499 का टेलीग्राम पर हमारा जो बैच है वो 2 साल का, भाई सारी चीज़ों का नोट्स आपको मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है। 499 रुपये में 2 साल तक सारे नोट्स मिले, प्री मिले, मेंस मिले, क्योंकि वहाँ प्री और मेन दोनों की तैयारी कराई जा रही है। तो इससे बेहतर क्या होगा, डेली करंट अफेयर मिले और इससे पेपर में पूछ भी लिया जाए, आप सेलेक्ट हो जाए, तो वो 499 रुपये किस ओर का रहेगा, किसी और का। तब आपको महत्व समझ में आएगा कि सर बार बार जो 499 के बैच के लिए बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे। हो सकता है कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग ये धारणा बनाए कि अरे 499 रुपये ये पैसा कमाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप अपनी धारणा को अपने साथ लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं, आप जैसे खुश हो। अगर बैच नहीं ज्वाइन करना है तो हमारा ये फ्री लेक्चर है, इसे पढ़ते रहिए। पर सिविल सर्विस की मोटी और महंगी रकम, महंगी फीसों के आगे ये 499 आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं लगेगा जब आप हमारा वो बैच ज्वाइन करेंगे। अभी तो हम प्रीलिम्स को लेके लगातार चल रहे हैं। RO की 3 टेस्ट सीरीज हो गई है, हर हफ्ते संडे को एक टेस्ट पेपर होता है। जून से हम फिर अगले 3 महीने तक UPPCS का टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, जो कि 12 अक्टूबर को होने वाली UPPCS को लेकर है। मेंस का पूरा पैटर्न इस बीच बताया जाएगा, आपको पत्र लेखन वगैरह उस पर कराया जाएगा, विशेष लेक्चर जो है उसी पर भेजे जाएंगे। जैसे जो टेस्ट सीरीज है उसका डिस्कशन केवल हमारे पेड ग्रुप में ही जाएगा। तो ये सब बातें रही, तो बाकी चॉइस आपकी है। ठीक है, अगले लेक्चर के साथ हम फिर से एक दूसरे के सम्मुख आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे